हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझे मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला कहते किसे हैं, और इसके बाद फिर हम लोग जो कॉन्सेप्ट समझेंगे तो समझने के बाद किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग एक्सपेरिमेंट से कैसे पता करते हैं उस प्रोसेस को भी समझेंगे। तो सबसे पहले तो समझिए मॉलिक्यूलर फार्मूला। ध्यान दें, मॉलिक्यूलर फार्मूला वैसे फार्मूला को बोला जाता है जिसमें एटम्स का एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाए। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस फार्मूला में एटम्स का एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है वैसे ही फार्मूला को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया जाए, मान लो कि हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला कि बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन का 6 एटम और हाइड्रोजन का 6 एटम, ऐसे हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला कि बेंजीन के 1 मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 6 एटम है। अब एक फार्मूला हम लोग ऐसे लिख दे C6H6। तो ये बताइए ये फार्मूला क्या बता रहा है। तो ये फार्मूला यही बता रहा है कि इस कंपाउंड के 1 मॉलिक्यूल में कार्बन का 6 एटम और हाइड्रोजन का 6 एटम है। तो इसमें एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट किया गया, कार्बन और हाइड्रोजन एटम के एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट किया गया। तो ऐसे फार्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। कोई दूसरा एग्जांपल लें, हम लोगों ने ग्लूकोज के सैंपल पर एक्सपेरिमेंट किया और वहां से हमें पता चला कि एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम। तो हमें एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल में कार्बन का 6 एटम, हाइड्रोजन का 12 एटम और ऑक्सीजन का 6 एटम। अब फार्मूला को ऐसे लिख दें C6H12O6, इस तरीके से कर लिख दिया जाए। तो ये बताइए ये जो फार्मूला लिखा गया ये तो एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट कर दे रहा है। तो जिस फार्मूला में एटम्स का एक्चुअल नंबर रिप्रेजेंट किया गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इंपिरिकल फार्मूला किसे कहते हैं, तो इंपिरिकल फार्मूला में एटम्स सिंपलेस्ट होल नंबर के रेशियो में होता है। तो एटम्स सिंपलेस्ट होल नंबर के रेशियो में, तो यहां पर ध्यान दीजिए, कार्बन और हाइड्रोजन एटम का रेशियो कितने का, 6 और 6 का। सिंपल करेंगे तो 1 और 1 का। तो ऐसे लिख दे CH 1 और 1 का। तो ये बेंजीन का इंपिरिकल फार्मूला हो गया। वैसे यहां पर एटम्स का रेशियो कितने का है, 6, 12 और 6 का। इसको सिंपल कीजिए, तो सिंपल करेंगे तो 1, 2 और 1 का। और ध्यान में रखना है सिंपलेस्ट होल नंबर में तो एटम्स का रेशियो सिंपलेस्ट के साथ साथ होल नंबर में होना चाहिए। वैसे ही फार्मूला को इंपिरिकल फार्मूला कहते हैं। तो यहाँ पर एटम्स का रेशियो सिंपलेस्ट होल नंबर में 1, 2 और 1 का। तो हम लोग ऐसे लिख दें। अब इसको देखकर बताइए, कार्बन के लिए 1, ऑक्सीजन के लिए भी 1, तो ये रेशियो कितने का है, 1, 2 और 1 का। तो वैसा फार्मूला जिसमें एटम्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में है उसी को क्या बोलते हैं, इंपिरिकल फार्मूला। तो ये बेंजीन का इंपिरिकल फार्मूला CH होगा, ग्लूकोज का इंपिरिकल फार्मूला क्या होगा, CH2O होगा। तो हम लोग आते हैं डेफिनेशन पर। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एटम्स एक्चुअल नंबर में प्रेजेंट है, इंपिरिकल फार्मूला एटम्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला MF। एटम्स actual number of atoms are present, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। एटम्स का एक्चुअल नंबर क्या हम लोग का प्रेजेंट है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट।
मॉलिक्यूलर फार्मूला के कुछ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो अभी हम लोग लिखे थे बेंजीन का, दूसरा एग्जाम्पल लिखे थे C6H12O6 का, और भी मॉलिक्यूलर फार्मूला के कुछ एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ये C2H2 एसिटिलीन हो गया, और भी हम लोग एग्जाम्पल पर चलें, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, मीथेन बोल दिया जाए CH4, बुटेन बोला जाए C4H10। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हो जाएंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला के। तो कुछ यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला के एग्जाम्पल दे दिए गए। तो ध्यान दीजिए, इस फार्मूला में एटम्स का एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम लोग आते हैं इंपिरिकल फार्मूला पर। इंपिरिकल फार्मूला, इंपिरिकल फार्मूला EF। तो बच्चों याद करें इंपिरिकल फार्मूला किसे कहते हैं? तो एटम्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होता है। तो एटम्स आर प्रेजेंट इन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो इंपिरिकल फार्मूला में एटम्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होता है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंपलेस्ट होल नंबर, इस पॉइंट को याद रखना है हम लोगों को। तो ये जो कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला दिए गए हैं, इनका इंपिरिकल फार्मूला लिखने का हम लोग कोशिश करें। तो इसका इंपिरिकल फार्मूला कितना होगा बेंजीन का? तो CH के बराबर। इसका इंपिरिकल फार्मूला CH। चलते हैं ग्लूकोज पर आ जाए, इसका इंपिरिकल फार्मूला बताइए कितना? तो इंपिरिकल फार्मूला अभी हम लोग इसका किए थे CH2O। अब एसिटिलीन पर आ जाए, इसका इंपिरिकल फार्मूला बताइए। तो 2 और 2 का रेशियो सिंपलेस्ट होल नंबर में कितने का? 1 और 1 का। तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का? CH ही आएगा। फिर हम लोग H2SO4 पर आ जाएं, इसका इंपिरिकल फार्मूला बताइए। तो यहाँ रेशियो कितने का है? 2, 1 और 4 का। इससे ज़्यादा सिंपल नहीं कर सकते हैं, इससे ज़्यादा सिंपल करेंगे फ्रैक्शन में चला जाएगा, तो हमें होल नंबर में ही चाहिए। तो इसका इंपिरिकल फार्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का वही आ जाएगा H2SO4। तो यहाँ से कंक्लूजन भी हम लोग देख रहे हैं, कुछ वैसे भी कंपाउंड्स मिलेंगे जिनका इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? सेम। फॉर एग्जांपल H2SO4, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और H2SO4 का इंपिरिकल फार्मूला दोनों सेम है। हम लोग आते हैं मीथेन पर। यहाँ एटम्स किस रेशियो में है? तो 1 और 4 के रेशियो में है। तो एटम्स 1 और 4 के रेशियो में, यही सिंपलेस्ट होल नंबर का भी रेशियो है। तो सिंपलेस्ट होल नंबर में भी 1 और 4 का। तो मीथेन का इंपिरिकल फार्मूला क्या रहेगा? CH4। तो मीथेन का CH4 का इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम है। अब यहाँ पर हम लोग आ जाएं, ये रेशियो कितने का? 4 और 10 का। सिंपलेस्ट होल नंबर में कीजिए तो कितने का? 2 और 5 का। तो इसका इंपिरिकल फार्मूला C2H5 एक्सेट्रा। तो ये कुछ इंपिरिकल फार्मूला के एग्जाम्पल हो गए। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी कंपाउंड का इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे बेंजीन, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, इंपिरिकल फार्मूला CH। तो ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपिरिकल फार्मूला दोनों डिफरेंट है। लेकिन बात करें मीथेन, मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4, इंपिरिकल फार्मूला भी CH4, तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपिरिकल फार्मूला दोनों क्या है? सेम है। तो ध्यान में रखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपिरिकल फार्मूला किसी कंपाउंड का सेम हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। अब हम लोग कंक्लूजन पर आ जाए। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं? तो एटम्स का एक्चुअल नंबर वहां पर प्रेजेंट है। और इंपिरिकल फार्मूला किसे कहते हैं? तो एटम्स किस रेशियो में है? तो सिंपलेस्ट होल नंबर के रेशियो में है। तो आप लोग पहले इतना उतारिए, उसके बाद हम लोग आगे के और कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं।
नेक्स्ट अब हम लोग इस टेबल को समझते हैं। इस टेबल में को समझने के बाद इस टेबल का यूज़ कर कर हम लोग कुछ फार्मूला डिराइव करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला के बीच में आपस में कुछ रिलेशनशिप होगा। तो ये सिंबल पर ध्यान दीजिए, MF इसका मतलब मोलिकुलर फार्मूला, EF का मतलब एम्पिरिकल फार्मूला, MW मोलिकुलर वेट और EFW क्या है तो एम्पिरिकल फार्मूला वेट। तो सिंबल को बिल्कुल ध्यान देखिएगा। MW शॉर्ट में क्या लिखा गया है, मोलिकुलर वेट को। EFW ये शॉर्ट में किसको लिखे हैं, एम्पिरिकल फार्मूला वेट को शॉर्ट में EFW लिखा गया है। तो ये जितने भी मोलिकुलर फार्मूला दिए गए हैं पहले उनका एम्पिरिकल फार्मूला लिखिए। इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH, इसका CH2O, इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH, मीथेन एम्पिरिकल फार्मूला CH4 और इसका एम्पिरिकल फार्मूला C2H5। तो ये हम लोग का कुछ कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला लिखा गया है। अब जरा ध्यान दें, एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला में एक रिलेशनशिप, अगर CH को 6 टाइम्स हम लोग कर दें तो ये बेंजीन का क्या आ जाएगा, मोलिकुलर फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला को 6 टाइम्स किए, मोलिकुलर फार्मूला में कन्वर्ट हो गया CH2O। इसे कितना टाइम्स करें, ये भी 6 टाइम्स करेंगे, क्या आ जाएगा, मोलिकुलर फार्मूला। CH इसे कितना टाइम्स करें कि मोलिकुलर फार्मूला आ जाए, तो 2 टाइम्स करेंगे, मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला को 2 टाइम्स किए, मोलिकुलर फार्मूला। मीथेन इसे कितना टाइम्स करें हम लोग, 1 टाइम करेंगे, क्या आ जाएगा, मोलिकुलर फार्मूला। इसे कितना टाइम्स करें हम लोग, 2 टाइम्स। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि रिलेशनशिप, एम्पिरिकल फार्मूला को कभी n टाइम्स, कभी 1 टाइम, कभी 2 टाइम, कभी 6 टाइम्स करने पर मोलिकुलर फार्मूला में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो एक रिलेशनशिप मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला n टाइम्स, जहां n का वैल्यू कितना है तो 1 2 3 4 5 6 एक इंटीग्रल वैल्यू। तो एम्पिरिकल फार्मूला को n टाइम्स कर देंगे, क्या मिल जाएगा, मोलिकुलर फार्मूला, जहां n एक इंटीग्रल वैल्यू है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ये सब हटाया जाए, टेबल लास्ट में उतारना है, पहले चीज़ों को समझ लीजिए। टेबल को हम लोग लास्ट में उतारेंगे, आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। अब हम लोग आते हैं मोलिकुलर वेट पर। तो बेंजीन इसका मोलिकुलर वेट 78, मोलिकुलर वेट आप लोग अब आराम से निकाल सकते हैं, मैं मोलिकुलर वेट का सब डाटा बता देता हूँ। ग्लूकोज इसका मोलिकुलर वेट निकालिए, 180 आएगा मोलिकुलर वेट। अब C2H2 इसका मोलिकुलर वेट निकाला जाए, ये आएगा 26 है। CH4 इसका मोलिकुलर वेट निकालिए, ये आएगा 16। C4H10 इसका मोलिकुलर वेट निकालिए, इसका मोलिकुलर वेट आएगा हम लोग का 58। तो मोलिकुलर फार्मूला का यूज़ करते हुए, ध्यान दें मेरे फिंगर के मूवमेंट पर, मोलिकुलर फार्मूला का यूज़ करते हुए हम लोगों ने मोलिकुलर वेट निकाला है। अब एम्पिरिकल फार्मूला का यूज़ करते हुए हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला वेट निकालेंगे। तो CH एम्पिरिकल फार्मूला वेट कितना, 13। CH2O इसका एम्पिरिकल फार्मूला वेट कितना, तो 30। CH एम्पिरिकल फार्मूला वेट 13। CH4 एम्पिरिकल फार्मूला वेट 16। C2H5 पर ध्यान दें, एम्पिरिकल फार्मूला वेट 29। अब कंक्लूजन पर ध्यान दीजिए, एम्पिरिकल फार्मूला वेट इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसे हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करें, 6 से, मोलिकुलर वेट के बराबर आ जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला वेट इसे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मोलिकुलर वेट के बराबर। 13 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मोलिकुलर वेट के बराबर। 16 इंटू 1 ये मोलिकुलर वेट के बराबर, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मोलिकुलर वेट के बराबर। तो दूसरा कंक्लूजन हम लोग क्या देख रहे हैं, एम्पिरिकल फार्मूला वेट को 6 से, 2 से, 1 से मल्टीप्लाई करने पर वो मोलिकुलर वेट के बराबर आ जा रहा है। तो हम लोग एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, मोलिकुलर वेट इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला वेट इनटू n, जहाँ n का वैल्यू क्या है तो एक इंटीग्रल वैल्यू 1 2 3 4 5 6, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 5 एक इंटीग्रल वैल्यू है। तो हम लोग के साथ 2 रिलेशनशिप हम लोग के पास आया है, एम्पिरिकल फार्मूला को n टाइम्स कर देंगे, मोलिकुलर फार्मूला मिल जाएगा।
दूसरा रिलेशनशिप एम्पिरिकल फार्मूला वेट को n से मल्टीप्लाई कर दे, क्या मिल जाएगा? मोलिकुलर वेट मिल जाएगा। जहाँ n कैसा वैल्यू है तो एक इंटीग्रल वैल्यू। आप लोग इसको उतारिए पूरा। हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड और भी कुछ कॉन्सेप्ट को समझें तो बोर्ड पर यहाँ 3 एग्जाम्पल लिखा गया है। एक है C2H2, दूसरा है C6H6, तीसरा है CnHn। सबसे पहला पॉइंट, हम लोग यहाँ पर बोर्ड पर अभी रफ कर रहे हैं तो ये रफ वर्क कॉपी में उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस रफ वर्क को करने के बाद जो कंक्लूजन आएगा वो कंक्लूजन हम लोग अपने नोट्स में लिखेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइए इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? तो CH है। इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? CH है। और इन जनरल लिख दिया गया है। n बराबर 2 कर देंगे तो C2H2 हो जाएगा, n बराबर 6 कर देंगे C6H6 हो जाएगा। तो n बराबर 2, 3, 4, 5, 1 कुछ भी रख सकते हैं कि इंटीग्रल वैल्यू n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी। तो इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? तो सेम है। तो हम लोग कैसा एग्जाम्पल ले रहे हैं? तो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। ये है एसिटिलीन, ये है बेंजीन। कंपाउंड्स डिफरेंट, मोलिकुलर फार्मूला भी डिफरेंट, लेकिन उनका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? सेम है। तो ऐसे कंपाउंड्स में क्या कंक्लूजन आएगा वो कंक्लूजन समझिए। डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट मोलिकुलर फार्मूला, बट एम्पिरिकल फार्मूला इज सेम। तो कंक्लूजन क्या आने वाला है उसको समझिए। हम लोग यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज निकालेंगे, परसेंट ऑफ कार्बन, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे निकाला जाए परसेंट ऑफ कार्बन, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे निकाले हम लोग परसेंट ऑफ कार्बन, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाले तो परसेंटेज निकालना हम लोग को बहुत अच्छे से आता है। कार्बन कितना परसेंट? 24 डिवाइडेड बाई 26 इंटू 100। कैसे निकाले हम लोग? तो याद करवा देते हैं। C2H2 मोलिकुलर वेट 24 प्लस 2 इक्वल टू 26। 24 हाइड्रोजन के लिए, 24 कार्बन के लिए और 2 किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो ये कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज यहाँ से देखकर बताइए। तो 2 डिवाइडेड बाई 26 इंटू 100, ये हाइड्रोजन का परसेंटेज हुआ। अब हम लोग चलते हैं बेंजीन में। बेंजीन में बात करें तो ये है C6H6, मोलिकुलर वेट 72 प्लस 6 इक्वल टू 78। 72 कार्बन के लिए, 6 किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो बेंजीन में कार्बन का परसेंटेज यहाँ से देखकर बताइए कितना? 72 डिवाइडेड बाई 78 इंटू 100। हाइड्रोजन का परसेंटेज बताइए, 6 डिवाइडेड बाई 78 इंटू 100। वैसे ही CnHn में चला जाए और वहाँ परसेंटेज निकाले हम लोग, CnHn मोलिकुलर वेट कार्बन कितना? 12n प्लस हाइड्रोजन कितना? तो n इक्वल टू कितना? 13n। तो ये 12n है कार्बन के लिए, n है हाइड्रोजन के लिए। तो कार्बन का परसेंटेज कितना? 12n डिवाइडेड बाई 13n इंटू 100। और हाइड्रोजन का परसेंटेज तो n डिवाइडेड बाई 13n इंटू 100। ये हाइड्रोजन का परसेंटेज है। अब कंक्लूजन चेक करें, कंक्लूजन क्या आने वाला है। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज गौर से देखें कितना आएगा? 1/13 इंटू 100। यहाँ हाइड्रोजन का परसेंटेज 6 और 78 कैंसिल कीजिए, कितना आएगा? 1/13 इंटू 100। यहाँ हाइड्रोजन का परसेंटेज 1/13 इंटू 100। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? तीनों कंपाउंड में हाइड्रोजन का परसेंटेज सेम है। वैसे ही कार्बन का भी परसेंटेज निकाला जाए, n और n कैंसल आउट, कार्बन का परसेंटेज कितना? तो 12/13 इंटू 100। यहाँ कार्बन के परसेंटेज पर आए, 6 से डिवाइड करें, ये 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 13। तो यहाँ भी कार्बन का परसेंटेज 12/13 इंटू 100। यहाँ निकाले, यहाँ पर हम लोग 2 से डिवाइड करें 12 और ये कितना? 13। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? तीनों कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज सेम है, तीनों कंपाउंड में हाइड्रोजन का परसेंटेज सेम है। तो कंक्लूजन क्या है उसको समझिए। डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट मोलिकुलर फार्मूला, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला सेम है।
तो अगर कंपाउंड डिफरेंट हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी डिफरेंट हो, लेकिन अगर उनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम है तो उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का मास का परसेंटेज क्या होता है, सेम होता है। तो परसेंट बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम इन ऑल द कंपाउंड, सारे कंपाउंड में क्या होगा, सेम होगा। अब हम लोग इस कंक्लूजन को लिखेंगे। तो ये सब आप लोगों को रफ समझना था कि क्या कंक्लूजन हम लोग लेकर आए और कैसे लेकर आए। तो डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट मोलिकुलर फार्मूला, लेकिन अगर एम्पिरिकल फार्मूला सेम है तब उस कंपाउंड में प्रत्येक एलिमेंट का मास का परसेंटेज क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो हम लोग कंक्लूजन को लिखते हैं। अभी जो पॉइंट हम लोग समझे थे वही स्टेटमेंट बोर्ड पर लिखा गया। स्टेटमेंट को पढ़िए। इफ टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट मोलिकुलर फार्मूला बट सेम इंपिरिकल फार्मूला, लेकिन इंपिरिकल फार्मूला सेम है, देन परसेंट बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का परसेंट बाय मास इज सेम इन ऑल द कंपाउंड्स। और वही एग्जांपल हम लोग लिए हैं। ये डिफरेंट कंपाउंड्स है, इनका इनका मोलिकुलर फार्मूला भी डिफरेंट है, लेकिन इंपिरिकल फार्मूला सेम है। तो अभी हम लोग देखे थे कार्बन का परसेंटेज तीनों में सेम था और हाइड्रोजन का भी परसेंटेज तीनों में क्या था, सेम था। अब आप लोग इसको उतारिए। अब हम लोग समझते हैं किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर या एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले अगर मैं एक दो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वाटर का पूछा जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो आप लोग तुरंत बोलिएगा कि वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला सर H2O होता है। तो ऐसा आप लोगों को समझ में आता है कि सर वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O, तो हम लोग समझते हैं, लेकिन नहीं, ये समझते नहीं, ये बिल्कुल रटा हुआ है। हम लोग बचपन से स्कूल के किताब से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो H2O। कभी इस बात पर गौर नहीं किए कि वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O ये निकाला कैसे जाता है। वैसे ही अगर पूछा जाए बेंजीन, तो तुरंत बोल दीजिएगा सर बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, तो C6H6, ठीक है ना। लेकिन मैं ये बोलूँ कि इस बीकर में एक लिक्विड लिया गया, ठीक है ना, वो लिक्विड वाटर था या अल्कोहल था या कौन सा लिक्विड था हमें पता ही नहीं है, अननोन है। हम लोगों को तो पता ही नहीं है कि इस लिक्विड में कौन सा कंपाउंड है। अब बताइए इस अननोन कंपाउंड का फॉर्मूला क्या आप लोग तुरंत बोल दीजिएगा सर ये लिक्विड बेंजीन ही होगा या लिक्विड वाटर ही होगा। हाँ, जैसे ही बेंजीन नाम दिया जाए तुरंत बोल देते हैं सर C6H6, वाटर नाम दे देते हैं तुरंत बोल देते हैं H2O। लेकिन ये वाटर का मोलिकुलर फार्मूला या किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला हम लोग निकालते कैसे हैं, पहले उसको समझिए। हम लोग ये जो बेंजीन है या ग्लूकोज या वाटर, उसका मोलिकुलर फार्मूला हम लोग जानते हैं, लेकिन सिर्फ जानते हैं, वो रटा हुआ है। वो निकाला कैसे जाता है वो अभी हमें जानकारी नहीं है। तो समझिए, जैसे बोला जाए कि इस कंटेनर में किसी कंपाउंड का सैंपल ले लिया गया, हमें पता ही नहीं है, वाइट कलर का दिख रहा है। अब ये वाइट कलर का हम लोग का ग्लूकोज है या NaCl है, कौन सा है नहीं पता है, या हो सकता है कोई और दूसरा कंपाउंड होगा। या बोला जाए इस बीकर में किसी लिक्विड का सैंपल ले लिया गया है, तो अननोन कंपाउंड था, हमें कंपाउंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि ये कंपाउंड का नाम क्या है, कौन सा कंपाउंड है। तो ये दोनों जगह बोला जाए अननोन कंपाउंड ले लिया गया है, अननोन कंपाउंड पता ही नहीं है। तो अब समझिएगा कि साइंटिस्ट लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर हम लोग भी निकालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट कर कर इस अननोन कंपाउंड में एलिमेंट्स कौन कौन से वो पता करते हैं। तो जो भी एक्सपेरिमेंट है वो हम लोग के स्कोप का नहीं है, लेकिन हाँ प्रोसेस हम लोग समझ सकते हैं कि प्रोसेस कैसे होता है। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट किए, जो भी एक्सपेरिमेंट किए उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर मान लीजिए सपोज करें कि हमें एलिमेंट पता चला कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम है।
तो पहला स्टेप हमें एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि उस अननोन कंपाउंड्स में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल लिए समझने के लिए कि जो अननोन कंपाउंड था उसमें एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद फर्दर एक्सपेरिमेंट करते हैं और फर्दर एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन एलिमेंट का परसेंटेज पता चलता है। तो उस एलिमेंट का परसेंटेज मान लीजिए कि दिया जाए कि ये जो अननोन कंपाउंड था जिसमें एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन थे, उसमें कार्बन का परसेंटेज 12/13 इंटू 100 आया और हाइड्रोजन का परसेंटेज 1/13 इंटू 100 आया। अब इतने डाटा के बेसिस पर हम लोग डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आंसर नहीं दे सकते हैं। क्यों? अभी भी इसको मैंने नहीं मिटाया है। अभी भी देखिए भाई, ये परसेंटेज कार्बन और हाइड्रोजन का C2H2 में भी हो सकता है, यही परसेंटेज बेंजीन में भी हो सकता है, यही परसेंटेज CnHn में भी हो सकता है। तो ये बताइए, हमें तो एक्सपेरिमेंट से परसेंटेज पता चला है। अब इस परसेंटेज के बेसिस पर हम लोग ये बोल सकते हैं वो कंपाउंड C2H2 हो सकता है, या वो कंपाउंड C6H6 हो सकता है, या इन जनरल बोले वो कंपाउंड CnHn होगा। हम लोग कंफर्म आंसर नहीं दे सकते हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। हाँ, ये जरूर आंसर दे सकते हैं, चाहे ये हो, ये हो, ये हो, कोई भी हो, लेकिन उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला तो जरूर बिल्कुल कंफर्म बोल सकते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो CH होगा। अब आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर पहले एलिमेंट्स पता चला, फिर उस एलिमेंट्स का परसेंटेज पता चला। अब परसेंटेज से डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकलता है, परसेंटेज के बाद हम लोग क्या निकाल लेते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अब फर्दर एक्सपेरिमेंट कर कर n का आंसर पता चलता है, और जैसे ही n पता चला तो एम्पिरिकल फार्मूला को n टाइम्स कर देते हैं। क्या निकल जाता है हम लोग का? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग को क्वेश्चन में डाटा मिलेगा, पहला स्टेप हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे, और एम्पिरिकल फार्मूला के बाद ही क्या निकलेगा हम लोग का? मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलेगा। तो आते हैं हम लोग इन सब डाटा के बेसिस पर एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का जितना भी कॉन्सेप्ट चाहिए वो सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। बस उन कौन से कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज होने वाला है वो कॉन्सेप्ट मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, तो एम्पिरिकल फार्मूला में एटम्स कैसे रेशियो में होते हैं? तो सिंपलेस्ट होल नंबर के रेशियो में होते हैं। तो हमें करना क्या है? क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया हुआ रहेगा, हमें एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशियो पता कर लेना होगा। जैसे मान लीजिए कि बोले C6H12O6, तो भाई सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कितने का आएगा यहाँ पर? तो सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशियो 1, 2 और 1 का आएगा। तो ये ध्यान में रखिए, जो रेशियो नंबर ऑफ एटम्स का होता है वही रेशियो मोल का भी होता है। और ये पॉइंट मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन यहां पर भी बता रहा हूं। जैसे मैं बोलूं कार्बन 1 एटम, चलिए ठीक है, हाइड्रोजन 2 एटम, ये भी बोल देते हैं, ऑक्सीजन 1 एटम। तो भाई एटम के नंबर का रेशियो कितने का? 1, 2 और 1 का। अब इसको मोल में जरा कन्वर्ट करें तो 1 एटम कितना मोल? तो 1/Na मोल। 2 एटम कितने मोल? तो 2/Na मोल। मोल में कन्वर्ट करने अब आना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिए, ऑक्सीजन को मोल में कन्वर्ट कर दीजिए, 1/Na मोल हो गया। तो ये मोल में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पर रेशियो बोलिए कितने का? मोल का रेशियो 1, 2 और 1 का। हमेशा ध्यान में रखें, नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो और मोल का रेशियो बराबर होता है। तो हम लोग को करना क्या है? क्वेश्चन में मास का डाटा, परसेंटेज का डाटा, जिस चीज़ का भी डाटा दे रहा है उस डाटा के बेसिस पर हमें मोल का रेशियो निकाल लेना है सिंपलेस्ट होल नंबर में। तो मोल का रेशियो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चाहे क्वेश्चन में जैसा भी डाटा हो उस डाटा के बेसिस पर हमें मोल का रेशियो सिंपलेस्ट होल नंबर में निकाल लेंगे, और जो रेशियो मोल का होगा वही रेशियो किसका होगा? एटम्स का होगा। और जैसे ही सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिला, एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया। एम्पिरिकल फार्मूला फिर फर्दर डाटा का यूज कर एम्पिरिकल फार्मूला को n टाइम्स कर देंगे, क्या मिल जाएगा? मोलिकुलर फार्मूला। तो पहला कॉन्सेप्ट एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का, एम्पिरिकल फार्मूला में एटम्स सिंपलेस्ट होल नंबर के रेशियो में होते हैं।
जो रेशियो नंबर ऑफ एटम्स का होगा वही रेशियो मोल का होगा। तो हमें मोल का रेशियो निकालना है। ध्यान दे, मोल का रेशियो सिंपलेस्ट होल नंबर में निकालना है। दूसरा पॉइंट, लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन को याद रखिएगा। कोई भी केमिकल कंपाउंड किसी भी सोर्स से लिया जाए, किसी भी मेथड से उसको बनाए, उस केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका मास का रेशियो या उनका मास का परसेंटेज हमेशा फिक्स होता है। चाहे वो कंपाउंड 10 ग्राम लें, 10 मिलीग्राम लें या 1000 kg ले लें। तो बस ये 2 पॉइंट ध्यान में रखिएगा। कौन कौन सा 2 पॉइंट? मोल का रेशियो निकालना है, सिंपलेस्ट होल नंबर में निकालना है। दूसरा पॉइंट, लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये पॉइंट मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। जो रेशियो नंबर ऑफ एटम्स का होगा वही रेशियो किसका होगा? नंबर ऑफ मोल्स का होगा। तो आप लोग इसको उतारिए। अब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर आएंगे।